नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त हमारे पास है, जहां परिवहन विभाग की एक अहम बैठक हुई है और बड़ा फैसला इसमें हुआ है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लिया है, स्कूलों को अब बसों की जिम्मेदारी लेनी होगी। भूपेंद्र सिंह ने कहा है और जिम्मेदारी लेने पर ही मान्यता मिलेगी। ये एक बड़ा अहम फैसला यहां पर परिवहन विभाग की बैठक में परिवहन मंत्री ने स्कूल वाहन सड़क हादसों के लिए दिए निर्देश। हादसों को रोकने के लिए अब जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है। इस बैठक में आरटीओ, एआरटीओ, डीजीपी मौजूद थे। तो परिवहन विभाग की बड़ी अहम बैठक आज हुई है। इंदौर हादसे के बाद परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद बैठक ली थी। स्कूलों को जिम्मेदारी लेनी होगी बसों की, और जिम्मेदारी लेंगे तभी मान्यता मिलेगी। मकरंद काले हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मकरंद, परिवहन विभाग की ये जो बैठक थी कितनी अहम है और जो फैसले निकल कर आए हैं कितने अहम माने जाए? देखिए, बैठक की शुरुआत में ही गृह मंत्री और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि ये एक रूटीन बैठक है जो हर माह की जाती है, लेकिन क्योंकि इंदौर का हादसा बहुत बड़ा है और बैठक में आरटीओ और एआरटीओ सभी शामिल हुए हैं, तो इसीलिए इस बैठक का महत्व ज्यादा होता है। क्योंकि इंदौर बस हादसा अभी फिलहाल सबके सामने इस बात का प्रमाण है कि गलतियां और गफलतें बहुत सारी होती हैं। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें स्कूल की जिम्मेदारी तय करने का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि अब स्कूल वैन और स्कूल बस, इसको मान्यता के नियमों में शामिल किया जाएगा कि अगर आप किसी स्कूल का संचालन कर रहे हैं तो आपके पास इतनी बसें होनी चाहिए। क्योंकि जांच में ये बात सामने आई है कि जो स्कूल है वो बसों के साथ कोई अनुबंध नहीं करते, यानी कि जो बस ड्राइवर है या बस संचालक है वो निजी तौर पर बसों को स्कूल में छोड़ने और ले जाने का काम करते हैं। और जब इस तरह का हादसा होता है तो बस संचालक और स्कूल दोनों पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी तय करने के लिए ये एक अहम फैसला है। साथ ही 31 जनवरी तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जो कंपनी अब वाहन बेचेगी, स्पीड गवर्नर लगाना उसी की जिम्मेदारी होगी। और जो पूर्व में 2017 से पहले ये गाड़ियां जो बिक चुकी हैं, उसमें भी स्पीड गवर्नर लगाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। प्रस्ताव तैयार किए हैं और अब प्रस्ताव जो है वो फाइनल हामी भरने के लिए राज्य शासन को भेजे जाएंगे। बिल्कुल मकरंद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। परिवहन विभाग की बैठक में बड़ा अहम फैसला और तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन साथ में सवाल ये भी उठता है कि नियम कानूनों का पालन कितना होता है। हादसे जब होते हैं तभी इनकी याद आती है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से खबर है, जहां स्कूल वैन चालकों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। वैन संचालक कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वो आरटीओ और ट्रैफिक विभाग के डर के कारण बाहर नहीं निकल पाए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हादसे में जो बच्चों की मौत हुई थी उसके बाद आरटीओ सख्त हुआ है और इस मामले पर प्रशासन ने सख्ती शुरू करने के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद कुछ इस तरीके से बस संचालक और वैन संचालक अब हड़ताल पर बैठे हैं। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं को पंचायतों के सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी देने का यह रिकॉर्ड बना है और जिम्मेदारी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। 14,000 से ज्यादा महिला समूहों को सोशल ऑडिट का प्रशिक्षण यहां पर दिया गया है। तो सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य देश का हो गया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के खाते में रिकॉर्ड के तौर पर गई है कि सोशल ऑडिट को लेकर छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल महिला समूहों को ये जिम्मेदारी देने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रकाश चंद होता हमारे सहयोगी एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस वक्त होता जी, ये जो रिकॉर्ड बना है किस तरीके का रिकॉर्ड है, क्या जिम्मेदारी महिला समूहों को दी गई है? देखिए, पंचायतों में जो काम होता है, जो उसका सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट से ये पता चलता है कि एक्चुअली काम कैसे हुआ, क्या हुआ जी। तो पहली बार छत्तीसगढ़ ने देश में ऐसा राज्य बना है, क्योंकि हम ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज सिस्टम के तहत 50% आरक्षण देने वाला ये एक बड़ा कदम उठा चुका था सरकार ने। और अब सरकार ने ये कहा कि हम 14,000 से ज्यादा महिला समूह को उन्होंने दिया है कि वो प्रशिक्षण दिया है, ताकि वो जो सोशल ऑडिट का काम होता है पंचायतों का वो करेंगे। ये एक अनिवार्य काम है और इसको करने के लिए
किसी ना किसी को दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार ग्रुप को बना के दे देती है, लोगों को दे देती है, पर क्योंकि पंचायतों में पुरुष का फिर भी वर्चस्व चलता है, आरोप लगता है कि सरपंच पति हो, बाकी पति हो, इन्हीं लोग ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए वो कैसा काम हुआ, सोशल ऑडिट में सही काम हुआ नहीं हुआ, सामाजिक अंकेक्षण इसलिए जरूरी है। और इसी कार्य को देखते हुए प्रदेश छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य बना है जिसने महिला स्व सहायता समूहों को पंचायत का कामकाज का सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। तो निश्चित रूप से कहा जाएगा बड़ा कदम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा कदम, और छत्तीसगढ़ के लिए न सिर्फ रिकॉर्ड बना बल्कि महिलाओं के लिहाज से भी ये एक बड़ा अहम कदम है कि उनको सामने लाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सुकमा से हमारे पास बड़ी खबर इस वक्त। 8 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है। कोंटा इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माओवादियों के पास से डिटोनेटर और वायर बरामद हुए। वाहनों में आगजनी समेत कई वारदातों में ये शामिल थे। सभी माओवादी जन मिलिशिया के सदस्य हैं। तो सुकमा से खबर, जहां पर वाहनों में आगजनी समेत कई वारदातों में शामिल नक्सलियों की माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार सभी माओवादी जन मिलिशिया के सदस्य बताए जा रहे हैं। 8 माओवादी कुल गिरफ्तार हुए हैं कोंटा इलाके से। वाहनों में आगजनी समेत कई वारदातों में ये शामिल रहे हैं। सभी जन मिलिशिया के सदस्य हैं। इनके पास से डिटोनेटर और वायर भी बरामद किए गए हैं। अगली खबर छतरपुर से, जहां पर माफियाओं के गुर्गों ने एक युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि बारी बंद रेत खदान में अवैध तरीके से खनन हो रहा था और यहां अवैध खनन कराने वालों के यहां ही मृतक रेणु तिवारी काम करता था। लेकिन कुछ दिन पहले विवाद के चलते रेणु तिवारी ने यहां से काम छोड़ दिया, जिसके बाद रेत माफियाओं के गुर्गों ने युवक को अगवा कर उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा। बाद में घायल युवक को ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता और बुंदेलखंड प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह का संरक्षण आरोपियों को मिला है, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि पुलिस ने मामले में 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। संरक्षण गवर्नमेंट से प्राप्त है, लोगों को संरक्षण किसका प्राप्त है? पुलिस का भी सहारा लेते हैं लोग। कोई सुन नहीं सकता, चाहे किसी कोई मार डाले, चाहे जो कुछ कर डाले, क्या लेना देना किसी नेता का भी साथ है क्या? अब नेता को मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ विजय बहादुर एक नेता है, उनका साथ लेते रहते हैं। अभी कल की घटना है, इसमें गोयरा थाना क्षेत्र में एक वारदात घटित हुई। इसमें प्रथमतः मारपीट की जो सूचना मिली थी, उसमें 3 छात्र प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसको ग्वालियर रेफर किया था, रास्ते में उसकी मौत हुई। अगली खबर भोपाल से, मुंगावली उपचुनाव को लेकर अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने शाम को अहम बैठक बुलाई है। उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पदाधिकारियों को बुलाया है। चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री साथ में डिनर भी करेंगे। तो मुंगावली उपचुनाव को लेकर अहम बैठक भोपाल में बुलाई गई है बीजेपी की। मुख्यमंत्री ने शाम को यह अहम बैठक बुलाई है। उपचुनाव में बीजेपी जो कार्यकर्ता लगे हैं उनके पदाधिकारियों को बुलाया है। चुनाव की रणनीति को लेकर ये चर्चा होनी और साथ में मुख्यमंत्री डिनर भी करेंगे। मुंगावली उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने यहां पर एक रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक बुलाई है आज भोपाल में। शाम को डिनर के साथ कहा जाए ये चर्चा होगी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, मुंगावली उपचुनाव में जो लगे हुए हैं। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शरद, किस तरह की ये डिनर बैठक होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उपचुनाव की दस्तक है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, पूरे दमखम के साथ इन उपचुनाव में लगी है। और आज की जो बैठक है वो विशेष रूप से जो मुंगावली का उपचुनाव है, वहां पर जिन बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी ये बैठक है। और मुझे माना जा रहा है कि आज जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री अब तक की वहां की जो स्टेटस रिपोर्ट है या ग्राउंड रिपोर्ट में क्या क्या बातें निकल के सामने आ रही है और किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए उपचुनाव को लेकर, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे उन लोगों से जो वहां पर जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं, खास बीजेपी की ओर से। एक और महत्वपूर्ण बात इस बैठक में ये रहेगी कि सीएम हाउस में ये जो बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री उन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ डिनर भी करेंगे। हमारी जो जानकारी अब तक है उसके मुताबिक तो कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत है और जमीनी रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए ताकि जो चुनाव है उसमें
नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो, इसको लेकर रणनीति पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कई मंत्री अभी भी उपचुनाव के लिए यहाँ से भोपाल से भेजे गए हैं। इवन जो कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं वहां तक भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो उपचुनाव है उसको लेकर सरकार और मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं। बिल्कुल शरद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो गंभीरता कितनी बीजेपी दिखा रही है मुंगावली उपचुनाव को लेकर आज इस बैठक से नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद बैठक बुलाई है और डिनर के साथ अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ रणनीति भी बनाएंगे। इधर मध्य प्रदेश में बिजली के बिल का झटका नहीं लगेगा। जी हां, बीजेपी सरकार ने बिजली का बिल देने की परंपरा को खत्म करने और बिलों की बकाया राशि से दो चार हो रहे उपभोक्ताओं को दोहरी सौगात देने की तैयारी कर ली है। क्या है शिवराज सरकार का बिजली देने का प्लान, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के होश उड़ाने वाली भारी भरकम बिजली के बिल अब गुजरे जमाने की बात होगी। बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश में अब बिना बिजली मीटर के बिजली मिलेगी, यानी कि अब घर को रोशन करने में बिजली के बिल का टेंशन नहीं होगा। चुनावी साल में शिवराज सरकार बड़ा फैसला करते हुए एक बड़ी आबादी को सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज के ऐलान के बाद बिजली महकमे ने ग्रामीण और शहरी इलाकों की गरीब बस्ती में बिजली के बदले न्यूनतम दर पर एक समान राशि लेने का प्लान तैयार किया है। चुनावी साल में शिवराज सरकार के बिजली बिल के गेम प्लान पर एक नजर डालते हैं। ग्रामीण और शहर की गरीब बस्तियों में फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली। फ्लैट रेट पर बिजली के लिए 100 रुपए से 400 रुपए तक देने होंगे। न्यूनतम संसाधन वाले परिवारों को 100 रुपए, 3 कमरों के मकान पर 200 रुपए, 2 मंजिला मकान पर 300 रुपए देने होंगे और इसके लिए उपभोक्ता को सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कार और ट्रैक्टर रखने वाले उपभोक्ता इस दायरे से बाहर रहेंगे। सिर्फ फ्लैट रेट पर ही नहीं बल्कि राज्य सरकार बिजली के बिलों की बकाया राशि में भी उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। ग्रामीण इलाकों में किसी उपभोक्ता पर बिल की बकाया राशि है तो उसकी 75% बकाया राशि माफ होगी, जबकि बाकी 25% राशि हर महीने 100 रुपए के रूप में देनी होगी। राज्य सरकार के बिजली के बिलों को लेकर तय नए फॉर्मूले का लगभग 50 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। तो चुनावी साल में सरकार का एक बड़ी आबादी को दोहरी सौगात देने की तैयारी है। लेकिन सरकार का नया प्लान बिजली कंपनियों के घाटे को कितना पूरा करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम बिजली बिलों को लेकर बढ़ रही नाराजगी के साथ आम लोगों को होने वाले बिजली के बिल की टेंशन को कम करने वाला साबित होगा। प्रदेश में ये नई व्यवस्था 26 जनवरी से लागू हो सकती है। अनुराग श्रीवास्तव, ETV न्यूज, भोपाल। इधर चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल के टेंशन से मुक्ति देने की कोशिश पर ETV की खबर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने मुहर लगाई है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक सीएम शिवराज के निर्देश पर 80% बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी है। तो मंत्री ने इस पर पारस जैन ने मुहर लगाई है। ETV ने जो उपभोक्ताओं को राहत देने की खबर बताई बिजली बिल को लेकर, उस पर उन्होंने मुहर लगाई और साफ कहा कि सरकार की पूरी योजना है कि 80% जो उपभोक्ता हैं उनको राहत इस पूरे मामले में दी जा सके और ताकि जो एक दिक्कतें उनको पैदा होती थी बिजली बिल को लेकर, तमाम विवाद होते थे और तमाम बातें आती थी, उनसे छुटकारा मिल सके। तो बिजली बिल का जो टेंशन होता था उससे मुक्ति देने की कोशिश यहां पर अब सरकार करेगी। ETV ने खबर दिखाई है, उस पर ऊर्जा मंत्री पारस जैन की मुहर भी लग गई है। उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि सीएम शिवराज के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है कि 80% बिजली उपभोक्ता जो है उनको राहत दी जाएगी। तो जो बिजली को लेकर, बिजली बिल को लेकर जो समस्याएं आती थी उसे खत्म करने के लिए सरकार तत्काल आदेश जल्द जारी कर सकती है। एक प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है इस मामले को लेकर और ऊर्जा मंत्री ने इस पर मुहर भी लगा दी है। जब ETV ने यह खबर दिखाई उसके बाद ऊर्जा मंत्री की मुहर भी लग गई है। जल्द सरकार, कहा जा रहा है, इस प्रस्ताव को मूर्त रूप दे सकती है, लागू कर सकती है। बिजली बिल को लेकर एक सौगात है यहां के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, जो कि मिलेगी और ऊर्जा मंत्री के मुताबिक 80% लोगों को कम से कम इस प्रस्ताव के बाद राहत मिल जाएगी।
पहले मध्य प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देने जा रही है। फ्लैट रेट पर बिजली की दरों के बिजली मिल पाएगी। ऊर्जा मंत्री पारस जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना है, मुख्यमंत्री भी ऐलान कर चुके हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां मीटर नहीं है वहां कोई ऐसी योजना लाएंगे जिस प्रकार किसानों के लिए हमने की उसी प्रकार की। अब वो योजना चल रही है, बहुत जल्दी लागू होने वाली है, तैयारी चल रही है उसकी। इसका लाभ किस तरीके के किस वर्ग को मिल पाएगा? इसमें जो बीपीएल के कार्डधारी गाँव में वो हैं उनको मिलेगा, और जो बीपीएल के साथ जितने लोग आएंगे उन सबको मिलेगा इसका लाभ। सर, बकाया राशि भी एक बड़ा मुद्दा है। इस समस्या से भी निजात पाने का कोई उपाय सरकार? पूरी योजना जब बन रही है उसी प्रकार की योजना बनेगी जिससे आम सभी लोगों को 80% लोगों को उसका लाभ मिलेगा उस योजना के माध्यम से। योजना बन गई है, चल रही है, जैसे ही लागू होगी तो आम सबसे पहले किसानों के जो घरेलू कलेक्शन है उसके ऊपर ध्यान दिया है। बीपीएल की कार्डधारी है, शहरों में गंदी बस्ती वाले, मिल वाले, इन सब के बारे में विचार चल रहा है। तो चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात बिजली उपभोक्ताओं को सरकार देने जा रही है, जिसमें न सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी, बल्कि जिन उपभोक्ताओं के ऊपर बकाया राशि है उसमें भी राहत मिल सकेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, भोपाल। तो अपने आदेश को पलटते हुए इधर सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फिल्म पहले राष्ट्रगान बजाने का नियम खत्म कर दिया है। तो फिल्म से पहले जो राष्ट्रगान बजाने का नियम था सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख बदलने के बाद से माना जा रहा था कि कोर्ट भी अपना फैसला पलट सकता है। केंद्र सरकार ने सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मुद्दे पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है ताकि वो नई गाइडलाइंस तैयार कर सकें। तो इस मामले में भोपाल से याचिका दायर करने वाले श्याम नारायण चौकसी का इस फैसले पर क्या कहना, सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में बदलाव किया है। जहां पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य था, वहीं अब थोड़ी छूट दी जा रही है और ऐसी अनिवार्यता अब लागू नहीं होगी। इसी के साथ हमारे साथ याचिकाकर्ता हैं जो इस अपील के साथ याचिका कर रहे थे कि हर जगह नेशनल एंथम को प्रमोट किया जाए और जगह जगह पर ये अनिवार्यता की जाए। लेकिन जो अभी सर फैसला आया है वो आपके कितने हक में है? मेरे लगभग पूरी तरह से हक में है, क्योंकि ये तो पहले सिनेमा हॉल में इसको बजाना है नहीं बजाना है इसको ऐच्छिक कर दिया है। पहले कंपलसरी था, पर जब ये बजाया जाए तो खड़े होना जरूरी है। एंड दिस इज ओनली वन ऑफ वन पॉइंट। मैंने पिटीशन में बहुत सारे दूसरे मुद्दे उठाए थे, जैसे कि सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, फॉर एग्जांपल अभी क्या है सरकारी स्कूलों में बजाया जाता है, परंतु ये मदरसे हैं, क्रिश्चियन स्कूल हैं, इन सब में अभी कहीं बजाते कहीं नहीं बजाते, तो ये कंपलसरी होना चाहिए। फिर नेशनल एंथम का कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्लेड एट द प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर ओकेजन सो दैट द पीपल आर इन पोजिशन टू पे रिस्पेक्ट। तो पहले जो अनिवार्यता थी सिनेमा घरों की हम बात करते हैं, वो अब अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, तो क्या लगता है लोगों में देशभक्ति की भावना भी थोड़ी कम होगी? नहीं, कम नहीं होगी। कम क्यों होगी? जो है वो रहेगी, और जो लोग पहले इसके आदी हो चुके हैं वो तो इसको फॉलो करेंगे। और मेरा भी प्रयास ये भी रहेगा कि हम सिनेमा मालिकों से कुछ ऐसा आंदोलन चलाएं और ये कहें कि भाई यह बजाएं, भले ही अनिवार्य नहीं है पर ये बजाएं। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ तो इस कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले भी सभी सिनेमा हॉल में लोग स्वेच्छा से नेशनल एंथम प्ले करते हैं। बिल्कुल, तो अपने प्रयासों के साथ इनका बस एक यही कोशिश रहेगी कि राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना कायम रहे और लगातार बढ़ती जाए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पूजा माथुर, ईटीवी न्यूज, भोपाल। नए साल पर एमपी में नया घोटाला सामने आ गया। ये दाल घोटाला है जिससे पुराने तरीके से अंजाम दिया गया है। इस बार ये घोटाला होशंगाबाद, रायसेन और श्योपुर से सामने आया है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एमपी में नए साल पर नया घोटाला, एक बार फिर निकला दाल में काला। कैसे खरीदी गई पैदावार से ज्यादा दाल? एमपी में पीली दाल की एक और काली कहानी सुनिए। नए साल पर घोटाले का नया किस्सा सुनिए कि भ्रष्टाचार के दलदल में अधिकारियों ने कैसे मालामाल होने के लिए अपनी अपनी दाल गलाई। कहानी नई है मगर तरीका वही पुराना नरसिंहपुर वाला। नरसिंहपुर का ये था कि जो दाल वहाँ पे खरीदी गई समर्थन मूल्य पे,
उसमें कुछ ऐसी दाल की भी मात्रा आई जिसका किसान का पता नहीं, और इसलिए रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण वहां पे कार्रवाई की गई है। ठीक ऐसा ही मामला अब होशंगाबाद से सामने आया है। साथ ही रायसेन और श्योपुर में भी दाल घोटाला उजागर हुआ है। यहाँ समर्थन मूल्य पर दाल की खरीद, बिक्री और किसानों की पैदावार के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया गया। होशंगाबाद के पिपरिया में 818 टन दाल खरीदी गई, मगर दाल की खरीद बिक्री का आंकड़ा मेल नहीं खा रहा। रायसेन में 23 किसानों से 633 क्विंटल दाल की खरीद दिखाई गई है, मगर उन किसानों के पास जितनी जमीन है उससे 633 क्विंटल दाल उपजा ही नहीं सकते। और श्योपुर में 109 टन बेहद घटिया दाल खरीदी गई। इस खुलासे के बाद कृषि विभाग सहित दाल खरीदी करने वाली संस्था मार्कफेड में हड़कंप मचा हुआ है। जो भी मामला है उसकी जांच चल रही है और शासन का निर्देश था कि एक पर्टिकुलर वजन से ज़्यादा यदि उत्पादन से ज़्यादा यदि कोई किसान की धान का मामला है तो उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद जो भी वस्तुस्थिति होगी उसका निराकरण कर दिया जाएगा और किसानों को पेमेंट हो जाएगा। सरकार किसानों को नाराज किए बिना दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर घोटालेबाजों को बचाने का आरोप लगा रही है। और सरकार ही इस भ्रष्टाचार में शामिल है तो एक्शन किस पर होगा? नागरिक आपूर्ति निगम का जो घोटाला हुआ उसमें 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, मगर वो महत्वपूर्ण चेहरे गायब क्यों हैं जो इस घोटाले के सूत्रधार थे? तो सरकार पूरी तरह घोटालेबाजों को बचा रही है। वैसे आपको बता दें कि नरसिंहपुर में दाल घोटाला उजागर होने के बाद कलेक्टर रामराव भोसले के खिलाफ एक्शन लिया गया था और ये माना जा रहा था कि नए साल पर नए घोटालेबाज भी बख्शे नहीं जाएंगे। ईटीवी न्यूज के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इस वक्त इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कलेक्टर ने स्कूलों की बैठक ली है। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन की बैठक ली है। बैठक में डीपीएस का हालांकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अपर कलेक्टर, एसपी ट्रैफिक तमाम अधिकारी मौजूद थे। स्कूल के प्रबंधन की बैठक ली है कलेक्टर ने और डीपीएस स्कूल से कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा, ये आश्चर्य की बात है। हेमंत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हेमंत, कलेक्टर ने बैठक ली है, क्या लबोलुआब इस बैठक का निकला और क्या डीपीएस की तरफ से कोई जिम्मेदार वहां नहीं पहुंचा? अभिषेक, देखिए बैठक का समय तकरीबन 3 बजे का था और इंदौर के सभी स्कूल बस ऑपरेटर भी इसमें शामिल हुए थे और सभी को हिदायत दी गई है और सभी से एक शपथ पत्र भरवाया गया कि अगर भविष्य में इस प्रकार की घटना होती है और उसमें यह जो स्कूल में बस चलती है इसके मानक स्तर है वो आप नहीं पाए जाते तो उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएंगी। ईटीवी ने सीधे कलेक्टर से केवल एक ही जवाब पूछा कि एक सवाल दागा था कलेक्टर को कि क्या डीपीएस प्रबंधन का कोई व्यक्ति नहीं मौजूद था। कलेक्टर महोदय का कहना था कि उन जो नहीं इसमें आए हैं उन तक यह बात पहुंच जाएंगी। तो कलेक्टर ने ऐसा क्यों कहा? बड़ा सवाल यह उठता है, क्या डीपीएस स्कूल को कोई रियायत दी जा रही है? खुद शिवराज सिंह चौहान ने यह बैठक लेकर सबको निर्देशित किया था कि सभी स्कूल प्रबंधकों को और सबको हिदायत दी जाए, लेकिन आदेश की अवहेलना हो रही है। तो कोई सफेद पोश व्यक्ति शायद तक या कोई बड़ा अधिकारी डीपीएस स्कूल की सीधे सीधे तौर पर मदद कर रहा है। कलेक्टर साहब से यह भी जाना चाहा कि क्या आपके आदेश की अवहेलना ही वह भागते नजर आए और किसी प्रकार से बात नहीं कही है। तो इतनी बड़ी बैठक, अहम बैठक, पूरा प्रदेश हिला हुआ है, लेकिन डीपीएस का एक भी जिम्मेदार व्यक्ति इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। अभिषेक, तो यह एक आश्चर्य का विषय है कि कलेक्टर के आदेश भी नहीं मान रहा डीपीएस। जी अभिषेक। बिल्कुल हेमंत, कलेक्टर का भी आदेश अगर स्कूल नहीं मान रहा तो एक बार बड़ा सवालिया निशान वाकई हेमंत खड़ा हो रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कलेक्टर की इस बात को क्या माना जाए, क्या संकेत माना जाए? कलेक्टर ने सभी स्कूल प्रबंधक की बैठक ली थी। उस बैठक में तमाम स्कूल के लोग पहुंचे थे और जब ईटीवी ने कलेक्टर से सवाल किया कि डीपीएस को लेकर भी क्या कोई बात कही गई है, उन तक बात पहुंची है, तो कलेक्टर का कहना था जो यहां नहीं पहुंचा है उस तक ये संदेश पहुंच जाएगा। तो इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या डीपीएस का कोई जिम्मेदार अधिकारी यहां नहीं पहुंचा था? इतने बड़े हादसे के होने के बावजूद क्या कोई सपोर्ट डीपीएस स्कूल को यहां पर मिल रहा है?